तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 11 अप्रैल। आज का दिन जो न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, करंट प्लस स्टेटिक्स को मिक्स कर लेक्चर को अगर आप लोग एंड तक देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को नई जानने को मिलेगी। अगर रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का आप लोग का रिवीजन होगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आप लोग अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं तो कोशिश क्या करोगे, एक प्लान बना लिया करो जिससे कि पता रहे कि कहां कहां पर कौन कौन सा टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। अगर लंबे समय तक आप लोग चाहते हो कि प्रॉपर वे में पढ़ते रहो या फिर अपना कोई भी काम करते रहो और शाम को जब बिस्तर पर जाते हो रिकॉल किया करो एक बार, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं डेली लेक्चर को बोलता हूं कि लेक्चर खत्म होते ही 1 मिनट देकर 2 मिनट देकर रिकॉल किया करो क्या क्या लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सुना है, ताकि लंबे समय तक उसको याद रख पाओ। तो इस तरीके से अगर चीजों को लेकर चलोगे तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर जान पाओगे। काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा आज के इस लेक्चर में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में कोविड-19 की दवाई देनी स्टार्ट कर दी है, तो उसके चलते क्या क्या मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, प्राइस डिक्रीज किए गए थे उसकी वजह से क्या क्या इश्यू निकल कर आ रहे हैं। 2+2 की मीटिंग के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अभी इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बातें की जा रही है और भी आगे आर्टिकल आएंगे तभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी दवाइयों के प्राइस बढ़ाए घटाए जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी यहाँ पर बैठक देखने को मिली, उसमें क्या मुद्दे निकल कर आए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। लैंग्वेज को लेकर क्या इश्यू चल रहा है देश के अंदर में, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों से काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेट पीसीएस के अंदर भी कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन बने वो भी हम लोग देखेंगे। हिंदी दिवस क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बात करें, 22 शेड्यूल लैंग्वेज, उन सब के बारे में बात करूंगा। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर इसके अंदर जानने को मिलेगा। इसी के साथ में जो क्विज होगा जो कि डेली आप लोगों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्या उन्हीं क्या जमघट चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा ताकि चीजों को आप लोग समझ पाओगे। G20 से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या बातें चल रही हैं और एक किताब के बारे में आप लोगों से बताऊंगा जिससे चीजें आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अभी यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन साहब को निकालकर फेंकने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में समझेंगे आखिर मुद्दा क्या है। G20 के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर ये ट्राइका क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आर्टिकल होने वाला है। एक इतना शानदार आर्टिकल है कि सुनकर आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे कि खासकर अगर बात करें वुमेन क्या रोल प्ले करती है सोसाइटी में, ठीक है। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कोई ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा, फिर कोई और आर्टिकल आएगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल भी मैं डिस्कस करूंगा और इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स फोकस जो भी चीजें होंगी फिर हम लोग उसके ऊपर नजर डालेंगे और आज के जो चैंपियन है जिनके द्वारा आंसर दिए गए फिर वो देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली खुशी और डेडिकेशन के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो आप लोग भी इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर दीजिएगा, फिर कल देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से बच्चे के द्वारा सही आंसर दिए गए, ठीक है। तो आज की कोटेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं लेक्चर को लेकर। बोला गया जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है कि हम भी तो वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि जो आसान चीजें होती हैं हम लोगों को पसंद आती है, हम लोग उनकी कई बार रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली जिंदगी में देखी होगी। ऐसे ही आप लोगों ने कई सारे किस्से भी सुने होंगे। तो आज का जो थंबनेल है यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी कल भी एक काफी बड़ी न्यूज वायरल हो रही थी। ये तो पता ही है कि टीना दाबी की जो है अभी शादी जो ब्रेक हुई थी, तलाक हुआ था अथरा आमिर के साथ में, तो अभी यहाँ पर उनकी जो शादी होने जा रही है वो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने जा रहा है। पर लेकिन कंडीशन इतनी बन गई कि इनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप लोग देखोगे इसको अपनी लाइफ के साथ में भी कोरिलेट कर सकते हो। जिसको ये लगता है कि कल को आईएएस बन जाएंगे तो सारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को हर जगह बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो यहाँ पर जैसे इनकी शादी की जब बातें चल रही थी तो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे, इनके द्वारा कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर की गई। तो कल जो है इन दोनों के द्वारा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया गया। 1.5 मिलियन के करीब फॉलोवर थे यहाँ पर इनके, तो यहाँ पर इनके द्वारा डिलीट किया गया और प्रदीप साहब के द्वारा डिलीट किया गया। लगभग 40,000 के करीब फॉलोवर थे। तो देखिए जिंदगी में ना जब पब्लिक लाइफ में आप लोग आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इग्नोर करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पचानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो आप लोगों को अलग तरीके से जज करने लगते हैं और खासकर पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जब लोगों का बढ़ जाए तो फिर दिक्कतें आने लगती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा और ज्यादा पर्सनल बना देना चाहिए। पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर पर्सनल मैं बताऊं, मुझे ये लग रहा था यहाँ पर कि मान लीजिए इनको अपनी नेक्स्ट जो लाइफ स्टार्ट करनी थी, और ये मेरे पर्सनल विचार हैं, ठीक है। इन पे ये मत बोलिएगा सर क्या कमेंट कर रहे हैं, आप लोग भी अपने पर्सनल विचार रख सकते हैं। जैसे जब लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है इनका, तो मुझे ये लग रहा था कि जितनी कंट्रोवर्सी में अभी रही है फिलहाल अपनी शादी को लेकर, अपने तलाक को लेकर, वो सारे जो भी इशू बने,
उसमें अगर ऐसा होता है कि जैसे शादी अभी इनकी होने वाली थी, तो शादी हो गई तो अपना एक पिक्चर डाल देती कि नेक्स्ट फेज लाइफ की स्टार्ट हो चुकी है अपने हस्बैंड के साथ में, ठीक है। पर लेकिन इनके द्वारा कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी बोली गई कि यहाँ पर जो पुरानी शादी से निकल कर आई, तो बहुत सारे कुछ ऐसे मतलब इनके द्वारा जो बातें रखी गई, तो बहुत सारे लोग जो है उसको लेकर ऑफेंडेड भी हुए, कई सारे लोगों के द्वारा अलग अलग बातें बोली गई, तो पूरा जो है एक अलग ही माहौल बन गया। तो इनके द्वारा अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है और मुझे लगा शायद फेसबुक वगैरह भी डिलीट कर दिया गया। तो देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। पब्लिकली वही चीजें आप लोग डालो अपनी, देखिए चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया दूसरी गलतियों से सीखो, तो आप लोग भी यहाँ पर सीख सकते हो कि दोनों आईएएस पर्सनैलिटी हैं, उनको यहाँ पर इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया, तो एक नॉर्मल इंसान जो कि एक नॉर्मल जॉब करता है, नॉर्मल इंसान, उसको भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है अपनी सराउंडिंग में। तो सोचा करो कि कितनी लाइफ जो है अपनी वो पब्लिक करनी है और कितनी लाइफ आप लोगों को पर्सनल रखनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आप लोग जिंदगी में अच्छे फैसले भी ले पाओगे और जिंदगी में शांति बनी रहेगी। मेरा मानना तो यार ये है, जिंदगी में शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसकी जिंदगी में शांति है ना, और जो सही तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है शांति में रहेगा, वही सबसे बड़ा आज की डेट में बादशाह है। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये कई सारे इश्यूज अभी फिलहाल देखने को मिलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए जो भी है। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है 2+2 डायलॉग के बारे में। 2+2 डायलॉग जो है, इससे यहाँ से डायरेक्ट कई बार आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी शाम दाम दंड भेद लगा दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। 2+2 डायलॉग भी यहाँ पर आ गया। ये टाइम था 2+2 डायलॉग जो है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो हमारी इंसल्ट कर रहे थे उस टाइम पर। हम लोग बोले थे 2+2 डायलॉग कर लो, वो पोस्टपोन किए जा रहे थे जब पुराने टाइम पर, जब यहाँ पर इनका बेसिकली बात चल रही थी जो नॉर्थ कोरिया के साथ में, वो सब इश्यू चल रहे थे। और आज जो है ये बेसिकली हमारे सामने हाथ जोड़े बैठे कि भाई आओ हमारे साथ में बात कर लो, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा बना हुआ है रसिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। तो अभी 2+2 डायलॉग जो होगा, इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसके बारे में बातें की जा सकती हैं। तो इसके बारे में आगे भी यहाँ पर अभी आर्टिकल्स आएंगे, क्योंकि ये 2+2 डायलॉग जो है वो होने जा रहा है। और कहां पर हो रहा है, यहाँ पर यूएसए के अंदर हो रहा है। तो 2+2 डायलॉग आखिर है क्या, अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 आदमी आपस में बैठकर चाय समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी होगी, पता नहीं उसके बारे में आप लोग देख लेना। तो मतलब कहने का ये 4 आदमी जाकर मिलते हैं 2 कंट्री के, यानी कि जैसे हमारी कंट्री के 2 आदमी, इसी के साथ में यूएसए के 2 आदमी। अब वो 2 आदमी कौन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं वो, या तो कोई मिनिस्टर होंगे या फिर सेक्रेटरी रैंक के कोई ऑफिसर्स होंगे। जैसे कल को अगर चलकर आप लोग आईएएस अफसर बनते हो तो यहाँ पर सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचते हो, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे ही सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, और दूसरी कंट्री के भी डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो ये मिलकर बातें करते हैं कैसे रिलेशन को आगे लेकर चलना है। तो इंडिया के द्वारा अब तक यहाँ पर 2+2 डायलॉग जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, कई सारी कंट्री के साथ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसको आगे आने वाले टाइम में एक्सटेंड भी किया जा रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये कि हाई लेवल का डायलॉग यहाँ पर बोला जाता है, जब यहाँ पर 2 मिनिस्ट्री डिफेंस जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, और फॉरेन मिनिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, तो दोनों काफी बेहतरीन मिनिस्ट्री मानी जाती है जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर 2 मिनिस्ट्री हाई लेवल पर जाकर मिल रही है, तो एक अच्छा सोल्यूशन आने की बातें यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में एक और मीटिंग होने वाली है, जो कि एक बायलैटरल टाई होगी। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, जब 2 कंट्री मिलकर आपस में बातें करते हैं तो उसको बायलैटरल टाई बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया और यूएसए जो है आपस में बातें कर रहे हैं। पूरा फोकस ये कि चाहते हैं यूक्रेन के मुद्दे पर इंडिया जो है वो रसिया का साथ देना छोड़ दे, जबकि इंडिया ये बोलता है मैं रसिया का साथ ही नहीं दे रहा हूं। हमारे लिए 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 लोग लड़ रहे हैं, हम लोग उनके बीच में जाकर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला फॉलो कर रहे हैं, हम तो नेम फॉलो कर रहे हैं। नेम में क्या हुआ करता था, एक साइड में यूएसए लड़ रहा है, एक साइड में यूएसआर लड़ रहा है, तो हम लोग किसी के साथ ही नहीं, हम लोग ये बोल देते थे। तो एक तरीके से हम लोग किसी के साथ मिल ही नहीं रहे, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि यूएन में जाकर आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल लो, पर आप वो भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कि दिल है कि मानता ही नहीं। तो ये वाली बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में बातें करेंगे। और अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, अभी आने वाले टाइम में इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल भी लिखे हुए मिलेंगे। तो डिटेल में रसिया और इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हर एक तरीके से। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल को इतना ही रखते हैं, अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये जरूर याद रखिएगा। अब की बार की जो मीटिंग हो रही है 2+2 की, वो यूएसए के अंदर में हो रही है, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रहती है, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री। और ये तो पता ही होगा हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कौन है, चलिए ये आप लोग बता दीजिए, मुझे नहीं पता है, मुझे रिकॉल करा दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती हैं यार, ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कई बार छोटी छोटी बातें जो है आप लोग का 1-2 नंबर लेकर डूब जाती है, ठीक है। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बता दूं, कल भी मैंने आप लोगों को शेयर की थी हालांकि ये बातें। देखिए अभी जो है दवाई के प्राइस जो है वो डाउन हो गए, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के प्राइस जो है वो डाउन हो गए।
225 रुपीज यहाँ पर डाउन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन कल जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आया कि अभी रिसेंटली कई सारे जो यहाँ पर प्राइवेट वाले जो हैं वो हाई चार्ज कर रहे हैं दवाई को लेकर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये प्राइस जो है वो डाउन हो चुके हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, जिसके पास में पुराना स्टॉक रखा हुआ है, अगर वो आप लोग को ये बोले कि हमारे पास में तो पुरानी दवाइयां रखी हुई हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी ये बोल चुकी है कि अगर आप लोगों के पास में पुरानी दवाई रखी हुई है तो भारत बायोटेक के द्वारा भी और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ये बोल देंगे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उतनी ही एक्स्ट्रा दवाई हम लोग पहुंचा देंगे जितनी आप लोगों ने यहाँ पर महंगी दवाई ली थी। यानी कि उनको अगर पुरानी दवाइयां उनके पास में है जो स्टॉक रखा हुआ है तो उसका उनको एक तरीके से कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो आप लोगों को कोई बोलकर अगर ये बोल दे कि यार पुरानी दवाई है इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूं क्योंकि हमने तो इतने में खरीदी है, तो बिल्कुल भी उसके बहकावे में मत आना, क्योंकि कल से यानी कि 10 तारीख से जो डोज हैं वो 225 के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे फालतू किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर प्राइवेट फैसिलिटी में जाकर आप लोग डोज लेते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। एक अवेयरनेस का भी पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोगों को अगर पता है चीजें तो दूसरों तक भी आप लोग ये चीजें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा फ्राइडे में अनाउंस किया गया था कि 80+ यानी कि 18+ जो पॉपुलेशन हमारे देश की 18 के जो ऊपर यहाँ पर अगर कोई चाहता है तो अपना वो एक नया डोज ले सकता है जिसको थर्ड डोज बोला गया है। अगर 9 महीने का गैप ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों का दवाई लिए हुए, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई थी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के केसेस कई सारे अभी देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एरिया में, तो आगे चलकर यहाँ पर इश्यू देखने को मिल सकते हैं। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल पहले कवर कर लेता हूं। एक नेक्स्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अभी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अभी क्या क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, कुछ वो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, आज के डेट में आप लोगों को ये पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या इश्यू चल रहे हैं। अगर बात करूं यहाँ पर यूक्रेन का क्राइसिस काफी बड़ा चल रहा है, और कल ही मैंने शाम को जो 8:30 बजे वाली वीडियो आती है उसमें डिटेल में आप लोगों को कुछ बातें बताई है। जैसे कि आज की डेट में हमारी कंट्री में सोयाबीन हो गया, ठीक है, या फिर पाम ऑयल हो गया, ये सारे तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बहुत सारे रीजन मैंने आप लोगों से वहां पर डिस्कस किए। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, वो इसलिए है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अभी यहाँ पर बेसिकली मीटिंग हुई थी, ये नए फाइनेंशियल ईयर में हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल से जो है नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया और ये 31 मार्च तक चलने वाला है। आप लोगों का जो जनवरी होता है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वो कैलेंडर ईयर होता है, पर लेकिन हमारे जो भी कामकाज होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पर वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों को चलते हुए नजर आते हैं। तो नया जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर ये बेसिकली बैठी, तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था इसके ऊपर यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका है। जैसे आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जिसको मौद्रिक नीति समिति आप लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन क्या था, बोला गया था यहाँ पर कि ये जो है बेसिकली बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। ये बोला गया यहाँ पर आरबीआई का जो बेसिकली यहाँ पर जो इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये बोला गया। दूसरा बोला गया इसके अंदर 12 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तीसरा बोला इसके चेयरमैन जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2017 में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो इसका मेन टारगेट ये रहता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, यानी कि महंगाई जो होनी चाहिए वो कंट्रोल में होनी चाहिए। बेसिक मुद्दा इसका ये रहता है। और ये जो महंगाई का टारगेट रखा गया इनके द्वारा, ये रखा गया 4 + -2 का, यानी कि महंगाई 2 से लेकर 6 के बीच में रखनी है। यानी कि ज्यादा भी महंगा नहीं होना चाहिए और ज्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बोलोगे सस्ता क्यों नहीं होना चाहिए और महंगा क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर ज्यादा सस्ता हो गया तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है बेसिकली उसको दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए किसान खेतों में गेहूं उगा रहा है, ज्यादा सस्ता हो गया तो उसके गेहूं मार्केट में कम बेचे जाएंगे, तो गेहूं उगाना बंद कर देगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, खरीदने वालों को फायदा होगा तो वो एक तरीके से, पर लेकिन बनाने वाले को अगर फायदा नहीं हो रहा है तो बनाएगा नहीं, खरीदने वाले को कहां से मिलेगा फिर? तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और अगर ज्यादा ही ये महंगा हो गया तो फिर खरीदने वालों को दिक्कत होगी, उसको लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो उससे भी दिक्कत है। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि ना ज्यादा महंगी हो चीजें और ना ही ज्यादा सस्ती हो। तो इसके लिए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। उसको ये बोला गया भाई साहब सारे काम छोड़कर आप लोग बस इसके पीछे लग जाओ कि महंगाई को कंट्रोल करना है, और कुछ काम नहीं दे रखा हमने तुमको, बस यही काम आप लोग करना है। तो ये कहां से निकाल कर लाया गया? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934, उससे इसको निकाल कर लेकर आया गया कि हाँ यार एक ऐसे हम लोग बनाते हैं। और ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये बात करें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में टारगेट जो सेट किया था ये एक बार सेट कर लेते हैं और 5 साल तक चलता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट टाइम का जो था यहाँ पर, अगर उसके बारे में बात की जाए
2017 में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। 2022 तक यहाँ पर ये सारी चीज चली, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो चलने वाली है ये 2025-26 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो नया रेट है वो भी यहाँ पर ऐसा फिक्स ही रखा गया, इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया गया। तो इसके अंदर टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं और इसी के जो इसको हेड करते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, यानी कि आरबीआई के गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो पॉलिटी में जब मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाए थे तो कई जगह आप लोगों को एक्स ऑफिशियो लिखा हुआ मिला था। इसका बेसिक मतलब क्या है वो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पोस्ट पर जा रहा है, जैसे आरबीआई का गवर्नर बन गया, तो ये पोस्ट जो है उसको फ्री में मिल जाएगी, ना इसके लिए कोई उसको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जैसे आप लोगों की जॉब लग गई तो शादी फिर आराम से लोग कर देंगे, उसके लिए आप लोगों को ज्यादा एफर्ट लगाने की फिर जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। डिप्टी गवर्नर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के जो यहाँ पर एक तरीके से जो डिप्टी गवर्नर होते हैं चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई जो है यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं जो बैंक के, वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि 6 मेंबर में से 3 गवर्नमेंट के होंगे और 3 आरबीआई के होंगे। ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में कैसे स्टेबिलिटी बना के रखनी है और कैसे देश के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पर इनको दिया जाता है। तो अभी यूक्रेन के चलते और कई सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो हमारी कंट्री में कई सारी दिक्कतें निकल कर आ रही हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये इश्यू निकल कर आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी सप्लाई चेन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर ये काफी बड़ी बात है कि इस तरीके से चीजों को लेकर चलना। और पहली मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पर जो कि अनाउंस की गई अभी फ्राइडे में, जिसमें यहाँ पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अगली क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो बोला क्या गया 12 मेंबर है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई, 6 मेंबर है, सीधी सीधी स्टेटमेंट है, तो जो दूसरा गलत हो गया, तो ये 2 गलत हो गया आप लोग। अब बच गया ए और सी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आरबीआई के गवर्नर उसको चेयर करते हैं, यहाँ पर बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तीसरा भी गायब हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ए। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आरबीआई के बारे में, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जिसको आप लोग समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में 1 अप्रैल को बनाया गया था, फिर आगे चलकर इसको देश का बैंक बना दिया, यानी कि नेशनलाइज कर दिया ये 1949 में। लगा कोलकाता में हेडक्वार्टर अच्छा नहीं है तो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया, बनाने के 2 साल बाद में ही यहाँ पर, यानी कि 1935 में बनाया गया था और 37 में इसको मुंबई ले जाकर डाल दिया। इसी के साथ में ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे। फिलहाल जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। आप लोग ये बताएं कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, जो आर्मी के चीफ होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में यहाँ पर कि कौन से नंबर के आर्मी के चीफ है। तो आगे चलकर अगर गवर्नर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, तो क्यों ना अपनी जो बेसिकली बेल्ट जो है पहले से टाइट रखें, तो आगे अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और जो मैंने अभी बताया यहाँ पर एक तरीके से जो सारे रेट डिसाइड किए जाते हैं यहाँ पर इन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री में कितना पैसा आना है और कितना पैसा बाहर निकलना है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा जो एक तरीके से पावर रहती है वो आप लोगों को इन्हीं के हाथ में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक है। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934, वहां से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो निकाल कर लेकर आए। ये अभी हमारी कंट्री में जो कमेटी देखने को मिलती है, आगे चलकर क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल का बन जाए तो उसको भी आप लोग टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा था जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। एक और छोटी सी बात, जैसे क्विज है यहाँ पर आप लोगों के सामने, जो मैंने आप लोगों को बोला था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्विज आता है, ये रेगुलरली आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। इसको टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देख लेना, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मिल जाती हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे जैसे संडे में मैंने क्या किया, आप लोगों को निबंध दिया, हर संडे को आप लोग यहाँ पर निबंध मिलता है, तो निबंध कई सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें अच्छे से आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किया करो। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। कोई भी अगर बात करें जैसे संडे में एथिक्स था, सैटरडे में आप लोगों का निबंध था, ये सारी चीजें। और आंसर राइटिंग के लिए जो ग्रुप है यहाँ पर, ये है बेसिकली कौन सा, वीर तालियान के नाम से। यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलरली यहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहां पर मैं पास करता हूं यहाँ पर ये बेसिकली नोट्स वगैरह, तो ये है एसएलवीपीडिया। एक बच्चा बोला कि सर 3 ग्रुप को 2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए इसके बारे में मैं सोच रहा हूं, देखता हूं क्या किया जा सकता है, टेंशन मत लेना, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इनको एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं रेगुलर आप लोगों को ये चीजें पोस्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसमें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर मिलता नहीं है, तो यहाँ पर बाकी रेगुलर आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। और आज आप लोगों का नेक्स्ट इंग्लिश का सेशन होगा, सेशन नंबर 5। इंग्लिश का सेशन होगा जो कि 5 सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, तो उसका नेक्स्ट सेशन भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा आज, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, काफी फायदा आप लोग यहाँ पर चीजों को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि अपनी लाइफ को आप लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और कैसी बनाई कल रामनवमी, ये भी बताइए, अच्छे से एंजॉय किया कि नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं।
आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। डेली 2 क्वेश्चन देता हूं, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, काफी कुछ आप लोग यहां पर जानने को मिलेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं। देखिए, देश की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग महिलाओं का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, कई बार वो दिखाई नहीं देता है, पर लेकिन बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आप लोग सोचो, सुबह को आप लोग घर से आसानी से निकल जाते हो, पूरे दिन जो है आप लोग काम करते हो और फिर शाम को घर पर आते हो, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, तो आप लोगों के पीछे जो है पूरी बैकबोन बनकर जो है वो महिला खड़ी रहती है। पिक्चर में नहीं दिखती है, सामने बिल्कुल ऐसी है जैसे कि डायरेक्टर जो होता है ना पूरी स्टोरी लिखता है, पर लेकिन लोगों को अक्सर डायरेक्टर का चेहरा नहीं पता होता है। सॉन्ग गाने वाला जो सिंगर रहता है, अक्सर उसका चेहरा आप लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, कि ये कौन सा सिंगर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो पर्दे के पीछे होते हैं अक्सर वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो पर्दे के आगे होते हैं बस हम लोग उन्हीं को पहचान पाते हैं, अच्छा ये हीरो है, पर लेकिन जो पर्दे के पीछे होते हैं उनको हम लोग कई बार काउंट भी नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है, इसके ऊपर भी हम लोग को फोकस देना चाहिए। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है, केयर इकोनॉमी के बारे में। अभी यहाँ पर कोविड-19 ने इस टर्म को जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि घर पर लोगों की काफी ज्यादा जरूरत थी, कई सारे लोग बीमार थे, तो उनका देखभाल कैसे करनी है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस की काफी ज्यादा कमी देखने को मिली, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें निकल कर आई। बहुत सारे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे उनकी भी डेथ हुई, नर्सेस की भी डेथ हुई और बहुत सारे लोगों की भी और भी दिक्कतें देखने को मिली। तो अभी केयर गिविंग अगर बात करें, यहाँ पर इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले है यहाँ पर महिलाओं का। मैक्सिमम महिलाएं आप लोगों को यहाँ पर नर्सेस देखने को मिलती है, तो उसके चलते यहाँ पर महिलाओं को काउंट करना चाहिए। और यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भी अब हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगर कोई यहाँ पर केयर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि घर में अगर बात कर लीजिए, जैसे कि घर में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आज के में अगर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करें, तो वर्क फ्रॉम होम में महिला क्या रहती है, वो खाना भी बना रही है, बच्चों को भी देख रही है, हस्बैंड आ रहा है उसको भी देख रही है, अपना काम भी कर रही है। तो एक काफी टफ काम यहाँ पर जाता है, वैसे होच पोच हो जाती है अगर चीजें बैलेंस न कर पाए, तो वहां पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। एक तो ये बात यहाँ पर बोली गई। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आप लोग जाएंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आप लोग देखेंगे, तो 8वां जो गोल है यहाँ पर, ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया किसके बारे में, केयर इकोनॉमी के बारे में। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से गोल में यहाँ पर केयर इकोनॉमी के बारे में रखा गया है, जैसे मैंने बताया हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ जो है वो तीसरे गोल में रखा गया है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर 17 ये जो गोल हैं, इनमें से जो 8वां गोल है वो आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, बेसिकली एक अच्छा काम होना चाहिए और वहां पर एक अच्छा माहौल होना चाहिए। तो उसके चलते देखने को मिलता है, जब हम लोगों ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, उस टाइम पर हम लोगों ने बात की जेंडर इक्वेलिटी के बारे में, ठीक है, ताकि एक सस्टेनेबल टुमारो यानी कि आने वाला जो दिन है उसको हम लोग सस्टेनेबल बना सके। अभी भी इसी के बारे में फोकस देने की बात की जा रही है कि घरों में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन काम करती हैं, पर लेकिन उनको हम लोग काउंट नहीं करते, ऐसा लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, इसके लिए थोड़ी ना कोई पैसा पे करना है। तो ये कितने हद तक सही है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि महिलाओं को भी हम लोग को काउंट करना है। उनको अगर कोई काम हम लोग दे रहे हैं, बेसिकली घर पर कोई काम चल रहा है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के चलते बात की जा रही है, हम लोग को इन सब चीजों के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक डिसेंट वर्क होना चाहिए फॉर ऑल, और महिलाओं को भी वहां पर काउंट कर चलना चाहिए। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट किया गया, अभी पर्टिकुलरली अगर बात करें पेड या फिर अनपेड में मैक्सिमम आप लोगों को महिलाएं नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, अगर बात करें कल को चलकर बच्चों को पालने की बात अगर आ जाती है, घर में खाना बनाने की बात आ जाती है, केयर गिविंग एक्टिविटीज के बारे में बात आती है, तो सबसे पहले महिला याद आती है, अच्छा ये देख लेंगी घर पे, और तो बेसिकली सब बाहर का काम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर कि अनपेड जो वर्क आप लोगों को देखने को मिलता है उसको भी हम लोग काउंट करके चले, उसके ऊपर भी हमारी अटेंशन जाए, पॉलिसी मेकर को उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, उनको भी कम से कम कोई ना कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी जब यहाँ पर साउथ इंडिया में इलेक्शन थे तमिलनाडु के अंदर में, एक मुद्दा काफी अच्छा लगा था जो मुझे अभी यहाँ पर जो उठकर आया था कि जो महिलाएं होती हैं उनको क्या हम लोगों को जो घर पर काम करती हैं एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने चाहिए, जो कि आज के डेट में घर पर काम कर रही है। तो कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया, कई सारों ने अपोज किया। सपोर्ट करने वाले ये बोले थे अच्छा है यहाँ पर कम से कम महिलाओं को कुछ अपनी इंडिपेंडेंसी मिलेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ताकि अपना काम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। पर लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे कि घर में ही महिलाएं जो है बंद रहकर रह जाएंगी, ये बोलेंगे अब तो घर पर ही पैसा मिल रहा है, बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही क्या है। तो दोनों ही तरीके के इश्यू यहाँ पर निकल कर आते हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक बैलेंस होना चाहिए। अगर कल को बच्चा पैदा किया गया है यहाँ पर, तो हस्बैंड और वाइफ जो है उनमें दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। हालांकि नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है, ये काफी बड़ा इश्यू है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें जैसे नॉर्मली महिलाओं को माना जाता है कि घर पर ही महिलाओं को रहना है, पर लेकिन जो मेल है वो मैक्सिमम आप लोगों को बाहर काम करता हुआ नजर आता है।
तो एक तो ये इशू निकल कर आता है। दूसरा यहाँ पर अगर घर चलाना है, अगर दोनों जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, एक होती है मैटरनिटी लीव जो कि यहाँ पर माँ जो है बेसिकली उसको छुट्टी मिलती है, हमारे देश में 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है, ठीक है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलता है कम से कम 14 सप्ताह की तो यहाँ पर छुट्टी मिलनी ही मिलनी चाहिए। 120 के ज्यादा कंट्री आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर 14 सप्ताह की है। इस मैटर में हम लोग काफी अच्छे हैं कि मैटरनिटी लीव में महिलाओं को अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर जाएंगे पैटर्निटी लीव के बारे में, तो वहां पर आप लोगों को काफी कम चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि अगर पिताश्री जो है वो भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें बेसिकली बच्चे की देखरेख में, उसमें हमारी कंट्री काफी पीछे आप लोगों को नजर आएगी। यहाँ पर 9 दिन के मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली यहाँ पर छुट्टी लेते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो मैटरनिटी के साथ में पैटर्निटी लीव भी यहाँ पर प्रॉपर प्रेफरेंस में होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है। तो इसके चलते सारा जो एक तरीके से भार है वो महिला के ऊपर आ जाता है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। और खासकर ये मैटरनिटी लीव जो आप लोग बोल रहे हैं कि अच्छी खासी मैटरनिटी लीव मिल रही है देश के अंदर में, इसमें भी एक काफी बड़ा झोल है। वो क्या है? वो ये मैटरनिटी लीव ओनली उन लोगों को मिल पाती है जो एक फॉर्मल जॉब कर रहे हैं, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई रेप्यूटेड कंपनी में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये लीव मिल पाती है। अब मैक्सिमम 89% जो महिलाएं हैं आज के डेट में, वो लगभग 90% जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल काम कर रही हैं, ठीक है, मैंने कि दूसरे एरिया में काम कर रही है, तो वहां पर इनको ये चीजें नहीं मिल पाती है। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि आज की डेट में हम लोग बोलते तो हैं, पर रियलिटी में यहां पर वो चीजें भी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर ओनली 10% महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल रही है, बाकी की जो यहां पर 90% बच गई उनका क्या करेंगे। तो इसके चलते फोकस देने की बात की जा रही है। सस्टेनेबल अगर बात करें डेवलपमेंट गोल और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर बातें करती हैं कि किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी में महिलाओं को साथ में लेकर हम लोग को चलना है। केयर जो सर्विसेज है खासकर उनके बारे में जो हम लोग फोकस देकर चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये एग्जाम में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि किसकी ये रिपोर्ट है, केयर एट वर्क, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टिंग इन द केयर लिविंग एंड इसी के साथ में जो सर्विसेज होती है, तो उसी के साथ में जो सर्विस होती है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और यहाँ पर जेंडर इक्वल वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को लेकर चलना है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं यहाँ पर काम करेगी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये बात करता है, और ये अकेली लोती एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर गवर्नमेंट इंप्लॉय और इसी के साथ में और भी मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट इंप्लॉय और जो वर्कर्स होते हैं सब मिलकर काम करते हैं यहाँ पर, यानी कि तीनों को साथ में लेकर आता है। तो 187 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नॉर्मली अगर पैटर्निटी लीव के बारे में आप लोगों से बात करूं, आप लोग खुद देख लीजिएगा आसपास में, अगर घर में कोई बच्चा है तो सामने वाला इंसान जो है वो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है वहां पर आता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिजी है काम में, कहीं ना कोई काम कर रहा है, दूर है कहीं पर, कई सारे ऐसे हैं कि बाहर भी रहते हैं, बहुत सारे विदेशों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली पैटर्निटी लीव ऐसे हैं कि बेसिकली जो यहाँ पर बात करें 0 यानी कि 0 वीक, यानी कि 30% तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर छुट्टी लेते ही नहीं है, 18% ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 1 वीक की छुट्टी लेते हैं, 16% ऐसे हैं जो कि 2 वीक की छुट्टी लेते हैं, 3 जो वीक की छुट्टी लेते हैं ऐसे 2% है, 4 से 5 सप्ताह की छुट्टी लेते हैं ऐसे 9% है, 6 सप्ताह की ऐसे 19% है, और 8 से 10 सप्ताह की ऐसे 6% लोग नजर आएंगे। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पैटर्निटी लीव का हमारे देश में कैसा कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको ढंग से जो है लेकर ही नहीं चल रहे हैं, ऐसी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर बेसिकली बात करने की बातें की जा रही है, ठीक है। इंडिया जो है ओनली 1% अपनी जो है बेसिकली जीडीपी का वो केयर इकोनॉमी में खर्च करता है, जबकि आगे आने वाले टाइम में जैसे हमारी कंट्री में देश की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, बुजुर्ग हो रही है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। बच्चे का ध्यान रखना है, बुजुर्ग का ध्यान रखना है, दवाई वगैरह, तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। और इसी के चलते ये 5 R बोले गए हैं, अगर कल को लिखने के लिए कुछ आ जाए तो ये 5 R आप लोग याद रखेगा। जैसे कल मैंने शाम वाली वीडियो में भी आप लोग कई सारी बातें इसके बारे में बताई थी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने रीयूज के बारे में बात की थी, ठीक है, इसके साथ में एक तरीके से कैसे कैसे वो सारा जो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पर आप लोगों को 6 R बताए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बताइए कौन कौन से हैं वो R, अगर आप लोगों से पूछो किस किस ने याद है, ये सारी चीजें लिखने में बहुत काम आती है उस टाइम पर, ठीक है। तो बोला गया रिकॉग्नाइज करना महिलाओं को, ठीक है, रिडक्शन करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन करना जो अनपेड और केयर वर्क होता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के ऊपर उसका बोझ आना चाहिए, ठीक है, रिवॉर्ड देना अगर ढंग से कुछ काम किया जा रहा है, उसी के साथ में उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सोशल डायलॉग के अंदर भी। तो ये 5 R अगर आ जाए कहीं लिखने के लिए तो आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को हम लोग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। तो पर्सनली मुझे काफी प्यारा आर्टिकल लगा यहाँ पर ये, जिसमें एक पर्टिकुलर मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है और जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर एक डे भी मैंने आप लोगों को कवर करा दिया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप लोग का बने तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब राइटिंग में कुछ लिखने के लिए आ जाए महिलाओं के लिए वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर होगा तो बताइएगा, फिर उसको दूर किया जाएगा, ठीक है।
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तान के बारे में, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। पाकिस्तान में आज जो है काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। नए प्राइम मिनिस्टर लग रहा है कि यहाँ पर अभी आने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका नाम है यहाँ पर शहबाज शरीफ, ठीक है। क्योंकि जो है इमरान खान जो है उनको रात को सोते सोते को बेचारे को सीट से उठाकर फेंक दिया। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें, बोला गया द नो कॉन्फिडेंस वोट इन पाकिस्तान। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या चक्कर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी आज के दिन जो है यहाँ पर कई सारी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर चेंज होती नजर आएंगी, ठीक है। 2 बजे के करीब यहाँ पर देखा जाएगा कौन कौन यहाँ पर क्या क्या मुद्दा निकल कर आ सकता है पाकिस्तान के अंदर में। क्योंकि अभी यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपोजिशन जो है वो मिलकर साथ में आ गई यहाँ पर, और उसके चलते यहाँ पर इमरान खान का पत्ता काट दिया गया। अभी यहाँ पर अगर ये मेजोरिटी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि अपोजिशन यहाँ पर पावर में आने वाली है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू यही देखने को मिलता है, अगर आज तक आप लोग देखोगे वहां पर जो गवर्नमेंट बनाते हैं आर्मी के सपोर्ट में बनाते हैं। तो आर्मी को जब भी लगता है सामने वाला हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो तुरंत उसको हटाकर फेंक देते हैं। हालांकि जो नए प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं यहाँ पर ये शरीफ साहब, तो हो सकता है इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि जब जब शरीफ परिवार के लोग यहाँ पर आए तो ये शराफत दिखाते हैं थोड़ी सी, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो थोड़े से सुधर जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने रिलेशन यहाँ पर सुधरेंगे, वो तो आप लोगों को तभी पता चलेगा, ठीक है। ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है कि उसने शरीफ ने रेजिग्नेशन दे दिया, ये क्या हो गया, वो सब इन सब चीजों से आप लोग थोड़ा दूर रहो। वो फालतू की पॉलिटिक्स होती है और फालतू की न्यूज होती है। बेसिकली अगर एग्जाम में के ओरिएंटेशन से आप लोगों को पढ़ना है तो इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। नमक मिर्च मसाले से हमेशा सेहत पर भी नुकसान पड़ता है, और नमक मिर्च मसाले वाली न्यूज से हमेशा आप लोगों को जिंदगी में भी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। जितना टाइम आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, उससे कोई एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको माइंड में अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंडिया का जो रोल हो सकता है अभी फिलहाल जो दुनिया में वो क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आज की डेट में वर्ल्ड जो है वो एक डिसऑर्डर में आ गया है। डिसऑर्डर मतलब ऐसी सिचुएशन में आ गया जहां पर पता नहीं चल रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है। उसका रीजन है रसिया और यूक्रेन का मुद्दा जो है वो काफी लार्ज स्केल पर अभी आप लोगों को हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के चलते कई सारी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों से कई सारे डायमेंशन में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर इसको समझ ही पाएंगे, और कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर रसिया और यूक्रेन को लेकर इंडिया के ऊपर कई सारे प्रेशर बनाए जा रहे हैं। इवन यहाँ पर यह भी बोला गया कि रसिया को जो है वो G20 से निकालकर बाहर फेंको, पर लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया। पर लेकिन मुद्दा अभी यहाँ पर एक है जो काफी ज्यादा गहराने वाला है। तो अरुण मिश्रा साहब के द्वारा, ये अरुण मायरा साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, और इनकी एक किताब भी है यहाँ पर जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बात की जा रही है ए बिलियन फायर फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट कोविड-19 कैसा ये वर्ल्ड रहने वाला है उसके ऊपर ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये जो है इंडिया का रोल क्या रहने वाला है अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। क्योंकि G20 के बारे में ना आप लोगों को बताया कि इंडिया के पास में अभी यहाँ पर इसकी कमांड आने वाली है। तो ये जो कमांड इंडिया के हाथ में आएगी तो इंडिया यहाँ पर इसको आगे लेकर चलेगा, और इसके चलते हम लोगों ने सेक्रेटरिएट भी बनाया था जो मैंने डिस्कस किया था G20 के बारे में, ठीक है। तो G20 का क्या है यहाँ पर, ये ट्राइका बोलते हैं इसको। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि ट्रायोका का मतलब क्या होता है, TROIKA। तो इसका मतलब क्या होता है तीन मतलब अभी फिलहाल ट्राइको कौन है, इंडोनेशिया के पास में G20 की जो है यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें प्रेसिडेंसी के बारे में, इटली के साथ में और इंडिया के साथ में, यानी कि जिसके पास में अभी प्रेसिडेंसी है। तो किसके पास में अभी, इंडिया के पास में तो नहीं है, इन दोनों में से किसके पास में बताइए। अभी इंडिया के पास में आने वाली है। तो इंडिया के पास में कब आएगी, इंडिया के पास में अभी आने वाले टाइम में आएगी दिसंबर के महीने में। तो अभी यहाँ पर ये होगा हमारे पास में जैसे G20 की जो कमांड आ जाएगी तो हम हमारे पास में यहाँ पर रहेगी। तो ये होता है कि एक कंट्री वो जो कि छोड़कर गई है, एक कंट्री वो जिसके पास में है अभी कमांड, और एक कंट्री वो जिसके पास में कमांड आने वाली है। ये तीन कंट्री जो है वो G20 ट्राइका में यहाँ पर बेसिकली काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो एक कमेटी बनाई गई हमारी कंट्री में कैसे कैसे इसकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराई जानी है, और पहली बार G20 की मीटिंग जो है वो आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। आज तक इंडिया के अंदर जो है वो G20 की मीटिंग नहीं हुई है, पहली बार यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 18वीं मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि हो रही है यहाँ पर, ये न्यू दिल्ली के अंदर इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, और बोला यह गया कि रसिया को यहाँ से एक्सपेल करने की बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में क्या इशू बन सकते हैं अब वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि रसिया को एक्सपेल अगर किया था तो एक काफी बड़ा इशू देखने को मिलेगा एक ऐसे ग्रुप से जो कि काफी बड़ा है अपने आप में, जो दुनिया की 65% पॉपुलेशन लिए हुए है, दुनिया की 79% यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड लिए हुए है, 84% यहाँ पर वर्ल्ड की इकोनॉमी लिए हुए है, और 79% वर्ल्ड का ग्लोबल एमिशन लिए हुए है, ठीक है। तो यहां से अगर निकालते हैं तो रसिया के ऊपर क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है वो देखने वाला मुद्दा होगा। टोटल अगर लीडर के बारे में बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बेसिकली इनका पूरा मुद्दा यहां पर किसको लेकर है,
वो यहाँ पर इस इंसान को लेकर, ठीक है। तो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, तो इसको लेकर यहाँ पर पूरा मुद्दा है। तो इसी को यहाँ पर हटाने के लिए बार बार कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। G20 के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से देश जो है ये G20 के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका या तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया या न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या साउथ कोरिया। तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, एबीसी फिर डी में से कौन सा होगा। याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं गुरुजी सीता अब, ये एसएससी एफसीआई में है जो करती है, मतलब ये आप लोगों के द्वारा ही शेयर किया गया था, मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ में शेयर किया गया, तो इसको आप लोग देख लेना, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर बन रहा है, इस टाइम पर यहाँ पर चीजों को कैसे लेकर चलना है वो देखना पड़ेगा। आज के में कोविड-19 के बाद में दुनिया जो है वो कैसे निकल कर आ रही है, और डिफेंस टाइप भी हमारी यूएसए के साथ में है, उसको भी मैनेज करना है। S-400 सिस्टम भी हम लोग को रशिया से हम लोग ले रहे हैं, वो सारी चीजें, तो पेमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज इंडिया के सामने अभी निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें बैलेंस इंडिया कैसे बना पाएगा, तो ये काफी बड़ा मुद्दा अभी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसके बारे में मीटिंग के बारे में, इससे अगली जो मीटिंग होने वाली है इंडिया के बाद में ब्राजील आ जाएगा ट्राइको में। नेक्स्ट जो ट्राइको होगा वो हो गया इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, ठीक है। अभी फिलहाल कौन है, इटली में मीटिंग थी लास्ट ईयर, अभी इंडोनेशिया के हाथ में है, और नेक्स्ट जो है वो इंडिया के हाथ में आने वाली है। इसके बाद में फिर क्या होगा, 2000 जब यहाँ पर 24 की बात करेंगे तो ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका ट्राइको में आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्राइको याद रखिएगा। सबसे पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, ये यूएसए में हुई थी, और फिर यहाँ पर यूके में हुई थी, और फिर यूएसए में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की मीटिंग कम से कम आप लोग जरूर याद रखेगा, जहां से कई बार कुछ कुछ बातें पूछ ली जाती है फर्स्ट मीटिंग के बारे में और लास्ट मीटिंग के बारे में, तो कुछ कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे क्या क्या मुद्दा होता है। अभी फिलहाल के टाइम पर ये कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इनइक्वालिटी जो है बढ़ रही है, अभी आप लोगों ने देखा जब कोविड-19 की दवाई के बारे में बात किया था तो दुनिया ने अपने यहाँ पर दवाइयां सारी उठाकर रख ली, यानी कि दुनिया ने यहाँ पर खासकर जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने पास में सारी दवाइयां रख ली, और कुछ ऐसे देश हैं अफ्रीका में जहां तक अब तक एक भी डोज नहीं पहुंचा है। तो ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलती है। दूसरी साइड में अगर बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया ने बोला था कि बेसिकली जो पेटेंट है वो हटा दीजिए दवाइयों के ऊपर, कोविड-19 की दवाई है, तो उसको लेकर भी काफी इशू रहा, तो पैसे कमाने वाले देशों ने इसके बारे में साफ साफ मना कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और बता दूं, एक यहाँ पर डेटा पॉइंट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी हमारी कंट्री में दवाई के प्राइस बढ़ गए हैं, कई सारी दवाइयों के प्राइस, ठीक है। तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उसके द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया। ये बॉडी किसके अंदर में आती है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पहले डिस्कस किया था, कल फिर आंसर बता दूंगा, एक बार ट्राई करना। देखिए क्वेश्चन कई सारे बच्चे काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे जो रेगुलर एमसीक्यू पोस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उनका आंसर भी दे सकते हैं एक दूसरे के साथ में, एक अच्छा माहौल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। अभी यहाँ पर 9 दवाइयां ऐसी हैं जिन पे 1000 से ऊपर प्राइस बढ़ा दिया गया, 34 दवाइयां ऐसी जिसमें 100 से लेकर 1000 के बीच में प्राइस बढ़ाया गया, 69 ऐसी है जिसमें यहाँ पर 10 से लेकर 100, और 277 ऐसी जिसमें 1 से लेकर 10 के बीच में प्राइस बढ़ाए गए। तो ये हमारी कंट्री में अभी प्राइस बढ़ाए गए कई सारे लेवल पर। पूरा डेटा पॉइंट जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, फ्यूचर के लिए आप लोगों को रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा जिससे पहले मैंने प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो डेटा पॉइंट आप लोग यहाँ से जाकर देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, ये बात की थी कि जो प्राइस अभी बढ़ रहे हैं तेल वगैरह के लेकर, उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। तो रिविजन के लिए एक अच्छा रहता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लें। तो छोटा सा एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो आगे हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि लैंग्वेज जो है यहाँ पर उसके ऊपर अभी कमेंट किया गया हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा। ऐसे ही कमेंट कर दिया फालतू में आके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्टिकुलर एक मीटिंग थी यहाँ पर, 37th मीटिंग यहाँ पर हो रही थी, जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जो इसमें यहाँ पर इनके द्वारा बातें की गई। तो ये चेयरमैन भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के। तो यहाँ पर जब 37 मीटिंग हुई तो इनके द्वारा बोला गया कि देखिए एक साइड में हिंदी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक साइड में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं वो इंग्लिश को फोकस न देकर अगर वो हिंदी पर ज्यादा फोकस दे तो कैसा रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया के राज्य आगे तमिलनाडु, केरला, अब उनको क्या कर रहे हैं, उनको नॉन हिंदी वाले हैं, हिंदी आती नहीं है, तो अगर उनको कल को चलकर एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनानी है तो वो इंग्लिश को क्यों बना रहे हैं, वो हिंदी को क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, हिंदी को भी तो बना सकते हैं ना। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। तो उसी का क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है आर्टिकल में कि हिंदी जो है एक तरीके की इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज है, केरला से मैक्सिमम लोग जो है वो आप लोगों को बाहर काम करते हुए नजर आते हैं, तो उसके चलते बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। इवन हमारे देश में आप लोगों को मैं बता दूं, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा,
जब आप लोग इसके अंदर जाएंगे टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलती है, जो कि शेड्यूल लैंग्वेज है, प्लस 2 और लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को इसका जो है प्रेजेंटेशन आप लोग को नजर आएगा। तो इंग्लिश जो है वैसे अगर बात की जाए काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जिसके बारे में हम लोग को बेसिकली कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके बारे में ऐसे कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, और खासकर जब भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी के बारे में बात करते हैं, चाहे साउथ इंडिया के राज्य हो गए, चाहे आप लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, वो हमेशा सख्ते में आ जाते हैं कि इस तरीके से आप लोग कैसे स्टेप उठा सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो काफी फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में बातें करूंगा, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बातें करेंगे। तो एक एक कर पॉइंट को समझते हैं और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप लोगों को बताऊंगा। इवन पॉलिटी के अंदर मैंने क्लासिकल लैंग्वेज का चैप्टर कवर कर रखा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक और छोटी सी बात, जो मंथली वीडियो आप लोग की आ रही है, बेसिकली उसको आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, काफी अच्छा लगा, आप लोग खुद से इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखा रहे हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से देखते रहिए। सारी मंथ की मैंने प्रोवाइड करा दी है अब तक की, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और पॉलिटी में भी जैसे जैसे आप लोग रिविजन कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, देखिए जितना एग्जाम पास में आता है उतनी अच्छे से आप लोग को रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, सारे लिंक जो है वो आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं और डायरेक्ट भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ आखिर पूरे आर्टिकल का मुद्दा क्या है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक, वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। अभी ये तो आप लोगों को मुद्दा समझ में आ गया कि अमित शाह जी के द्वारा कमेंट किया गया। अब एक्स्ट्रा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अगर बात करूं, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार आप लोगों से एग्जाम में लैंग्वेज के बारे में। अगर पर्सनली मैं आप लोगों से बातें करूं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यूनेस्को जो है उसके द्वारा ऑब्जर्व किया था 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में 2000 से। तो ये बोला गया था कि ये जो आइडिया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट करने का, ये किस कंट्री से यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर बात की जा रही है श्रीलंका, इसी के साथ में बांग्लादेश, इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया या फिर नेपाल। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर और भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले कि लैंग्वेज के बारे में ही यहाँ पर कि 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेज है इसमें से कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डोगरी हो गया, इसी के साथ में भोती, मैथाली, संथाली, तो कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आप लोगों से बनते हैं, तो खासकर लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद में लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग नहीं छोड़ोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, सारी चीजें बता के चलूंगा, बहुत कुछ तमाम डिस्कस करूंगा चीजें इसके बारे में। ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कैसी होनी चाहिए, तो आप लोगों से पूछे आप लोगों को एजुकेशन लेनी है। अच्छा, मैं ही पूछता हूं, कोई क्या पूछेगा, आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन करनी है। ठीक है, अब आप लोगों को ग्रेजुएशन में कुछ भी कर सकते हैं, बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, जो भी आप लोगों को लगे। तो उसमें आप लोगों से पूछा जाए ऑप्शन कि आप लोग किस लैंग्वेज में करेंगे, जो आप लोगों की लोकल लैंग्वेज है, या फिर जो आप लोगों को एक पर्टिकुलर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंग्लिश आप लोग अडॉप्ट करोगे, तो कौन सी लैंग्वेज आप लोग लेकर चलोगे। तो आप लोग बताइए। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के लिए आप लोग एल लिख सकते हैं और इंग्लिश के लिए आप लोग ई लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल मतलब कोई भी हो सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, किसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ पर ऑलरेडी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये हमारी कंट्री में 2020 में एक सर्वे कराया गया और 83,000 लोगों के से ये बात पूछी गई कि बताओ आप लोग कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं इस तरीके की चीजों को लेकर चलना। तो 44% जो स्टूडेंट है उनके द्वारा फेवर में वोट किया गया कि वो चाहते हैं कि एक तरीके से उनकी जो मदर टंग होती है उसी में वो अपना टेक्निकल बेसिकली एजुकेशन भी लें। आखिर इसमें फायदा क्या होगा, आप लोग ये समझिए, बहुत सारे लोकल एरिया में आप लोगों को तमाम ऐसे इंजीनियर मिल जाएंगे जिनको आप लोग बोल सकते हैं वाह यार क्या कमाल का आदमी है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, सुनकर आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ये माना था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन थी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, जिसके ऊपर कंपनी का सारा सामान बेसिकली एक तरीके से बनता था और वो मशीन जो है वो ठप पड़ गई। तो उसकी वजह से कंपनी का जो सामान है वो बनना बंद हो गया वहां पर। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे मैकेनिक बुला लिए, कोई भी मैकेनिक वहां पर काम करने के लिए नहीं आया। तो दुनिया भर के मैकेनिक आए तो काम करने के लिए, कोई मैकेनिक उसको सही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक मैकेनिक आया जिसने यहाँ पर उसको देखा और देखने के बाद बोला कि सही हो जाएगी। तो कंपनी वाले बोले कि बोलो यार सही करो जल्दी, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लेना, पर इसको सही कर दो भाई साहब, कुछ भी हो जाए। तो बोला ठीक है अभी करते हैं। तो उसने अपने ताम झाम निकाले और देखा मशीन को, तो मशीन पे उसने एक जगह बस 2 हथौड़ी मारी छोटी छोटी। ठीक है,
तो जगह दो छोटी छोटी हथौड़ी मारी और उसने बेसिकली यहाँ पर हथौड़ी जो मारी, तो हथौड़ी मारने के लिए वो बोला कि ठीक है, थोड़ी सी देर में मशीन चल गई। आप लोगों ने देखा ना, कई सारे डॉक्टर जो होते हैं वो नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि ये इंसान जो है इसको ये बीमारी है। तो वो वही उसी लेवल का वो खिलाड़ी था, बेसिकली उसी लेवल का वो मैकेनिक्स था। तो यहाँ पर ये काम करने का उसने बेसिकली वो काम कर दिया उसने, और बोला ठीक है। तो बोला कि पैसे कितने हो गए? तो उसने बोला भाई साहब पैसे हो गए 10,000 रुपए। तो सब मतलब एक तरीके से हो गए, नहीं ये क्या तरीका है, मतलब 2 हथौड़ी मार रहे हो और 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो बोला कि भाई ये क्या तरीका है, 2 हथौड़ी मारे और 10,000 रुपए ले रहे हो, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो उसने बोला कि नहीं यार, हथौड़ी मारने के 10,000 रुपए थोड़ी ना ले रहा हूं मैं। कह रहा हथौड़ी मारने के तो बस ओनली 100 रुपए ले रहा हूं मैं, बाकी कहां हथौड़ी मारनी है उसके 10,000 रुपए ले रहा हूं, और वो है मेरा एक्सपीरियंस। तो ये होता है असली खिलाड़ी, ठीक है। पर लेकिन ये इंसान आप लोगों का एक्सपीरियंस के बेस पर एक इंसान बन जाता है आज के डेट में। आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, लैंग्वेज जो होती है ना, वो कई बार बैरियर बन जाती है। अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया में एक अच्छा इंसान जो कि सारी अच्छी चीजें ढंग से समझ पा रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, पर लेकिन जो उसको डॉक्टर अगर इंजीनियर बनना है उसको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी अपनी, जो कि उसको एक तरीके से कई बार जो है उसको पीछे ढकेल देती है। तो वो चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो 21 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से ये जो डे है ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पर। और यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है इसकी थीम में कि इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज डे है उसको अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का उसके अंदर यूज करते हैं, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग और चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर कल को चलकर टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, आज के डेट में आप लोग गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च कर लो, एक लड़की बोलेगी आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज पढ़वा सकते हो उससे, यानी कि हर एक लैंग्वेज बोलती है आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। आप लोग उससे सारी लैंग्वेज बुलवा सकते हो। तो यहाँ पर उसी के चलते बात की जाती है कि आज के डेट में हम क्यों ना लैंग्वेज को डिजिटलाइज फॉर्म में करना स्टार्ट कर दें। और ये मुहिम भी चल चुकी है, अपने देश के अंदर भी एक प्रोग्राम है बड़ी शानदार, आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सुनकर उसको काफी ज्यादा एक तरीके से वो गर्व फील करेंगे, हाँ इसके ऊपर काम चल रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यूनेस्को के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर ये बात की गई। तो यूनेस्को के जो डायरेक्टर यहाँ पर एंड्रयू एजोले, इनके द्वारा बातें बोली गई कि टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जो लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है, एक तरीके से जो लिंग्विस्टिक है डाइवर्सिटी, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा अपने देश के बारे में कि एक तरीके से नहीं, कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। तो ये वाला डायलॉग बोला जाता है, यानी कि हमारे देश में अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चलोगे कहीं पर तो वहां पर लैंग्वेज बदल जाती है, थोड़ा सा कहीं और आगे चलोगे तो वहां पर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार जो चीजें हम लोग ओरली बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसे आप लोग आज के डेट में मेरे से लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, तो ये लेक्चर अब जब कल दूसरी बार आप लोग लेक्चर सुनने आओगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग भूल चुके होंगे अगर आप लोग इसको रिकॉल नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाए, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में जैसे लेक्चर बंद होता है तुरंत यहां पर आंखें बंद कीजिए और कोशिश कीजिए रिकॉल करने की मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। और सेम काम आप लोग कर सकते हैं जब कल लेक्चर देखने आओगे उससे पहले। इससे आप लोग आधे से ज्यादा चीजें याद रखोगे। और अगर ये काम एक बार बिस्तर पर जाते टाइम भी आप लोगों ने कर दिया तो उन्हें कहते हैं कि सुभान अल्लाह, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी पूरा आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे, आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं भूलोगे और आप लोगों का माइंड भी स्टेबल रहना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों की मेमोरी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ओनली ये काम करने से। और करने कितने टाइम है? ओनली 2 मिनट लेक्चर से पहले और 2 मिनट लेक्चर के बाद में, और सोने के टाइम 5-7 मिनट, इतना काम करना है। इससे ज्यादा तो आप लोग पता नहीं कहां टाइम बर्बाद कर देते हो। कोई बड़ा 30 मार्च ऐसे नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज बता दी, पर हाँ इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ी है। 99% लोग नहीं करते हैं। आप लोगों को 1000 बार बोल चुका हूं, आप लोग देख लो कितने करते हो। इवन जब मैं बोलता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना शेड्यूल लिखना है, तो ये भी आज की डेट में बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर इसके लिए एक आदत बनानी पड़ती है, ठीक है। और वो जो आदत है वो इंसान तभी बना पाता है जब अपने आप को एक पुराने पैटर्न में से हटा पाता है। तो बहुत सारे लोग जो उसी में जूझते रहते हैं, इसीलिए कभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान जो अपने टारगेट अचीव करते हुए नहीं नजर आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे हैं। अब इसके साथ में मैं आप लोग कई सारी बातें बताने वाला हूं जो कि आप लोग समझोगे। मैंने आप लोगों से यहां पर बात की किसके बारे में? इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के बारे में। इसी के चलते एक और डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे देश में भी हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के बेस पर एक और टॉपिक कवर कराऊंगा कि 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसी के बेस पर यहां पर आप लोगों से मैं बातें करूंगा यहां पर हमारी कंट्री में क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों से यहां पर बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा ताकि लैंग्वेज के बारे में कोई कुछ पूछ ले आप लोगों से तो आप लोग कभी भी शर्माए घबराए ना, और आप लोगों के 2 नंबर पक्के करवा देगा ये अकेला यहां पर आर्टिकल जो है, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीजें अब कवर हो जाएंगी, तो लैंग्वेज के बारे में कुछ भी चीजें आएंगी तो अब आप लोग यहां पर दिक्कत में नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक एक पॉइंट यहां पर सुनिएगा, इसी के चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग कुछ बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए, सबसे पहले यहां पर ये सेपरेट डे आप लोगों को देखने को मिलेगा
हमारी कंट्री में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सितंबर 14 को हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जनवरी 10 जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं। पहले तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट डे हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो कंफ्यूज मत होना, विश्व हिंदी दिवस जो है वो अलग है और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है वो अलग है। ये यहाँ पर 10 जनवरी को होता है और ये वाला यहाँ पर 21 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लैंग्वेज है आप लोगों को उसको कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप आज के डेट में ईस्ट पाकिस्तान बोलते हो, एक साइड में इस टाइम पर उसको आज के डेट में ईस्ट पाकिस्तान बोलते हो, आज के डेट में उसको बांग्लादेश बोलते हो, एक टाइम पर उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है, जिसको आज के डेट में आप लोग बांग्लादेश बोल रहे हो, वहां पर अपनी लैंग्वेज जो बंगला को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि वहां पर एक तरीके से उनकी लैंग्वेज को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर काफी सारे इशू देखने को मिले, तो प्रोटेस्ट हुआ, काफी सारे लोगों की जान भी गई। तो उसके बाद में लगा कि हाँ यार कुछ करना पड़ेगा, एक तरीके से लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर लोग आगे निकल कर आए। तो उसके चलते यहाँ पर लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि ताकि लोग जो है अपनी लैंग्वेज बोले, अपनी लैंग्वेज में काम करें, तो बंगला को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया अपनी लोकल लैंग्वेज। तो उसके चलते जो प्रोटेस्ट उन्होंने लड़कर अपनी लैंग्वेज को मेंटेन रखने की बात की, तो तब से लेकर यहाँ पर 21 जो फरवरी है उसके लिए यहाँ पर ये लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया भी है, ये आप लोगों को उस इंसान का नाम बताना है जिसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था 21 फरवरी को आप लोगों को ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए। बताइए उस इंसान का नाम क्या है। 1999 में यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई उसके तहत यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया वह ये यहाँ पर, और 2000 से हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हुए आ रहे हैं। और यही बात यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में बोली गई है, अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा कि 2000 से यहाँ पर ये लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, और ये कहां से निकल कर आया, तो ये बांग्लादेश से निकल कर आया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो भी लगा दिया आप लोगों के लिए, स्टार लगा लेना। ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 10 साल का आप लोगों को बेसिकली फायदा देकर जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम में 10 साल तक आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल जो डे है उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक डेकेड सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो इंडिजिनस लैंग्वेज है उनको हम लोग एंजॉय करते रहे, यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज है एक दशक तक यहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज करते रहे। तो 2022 से लेकर 32 तक का यहाँ पर ये पूरा एक डेकेड है, यानी कि एक दशक सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और एक और इंपोर्टेंट यहाँ पर जो बात है इसके बारे में, वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पर सेलिब्रेट किया गया था। तो ये वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से कईयों बार क्वेश्चन बन चुका है और भाग भाग कर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। उन्हें क्या पता नहीं क्या है कि भाग भाग कर वहां जाते हैं सारे, तो ऐसा क्या है वहां पर, तो जाकर देख लेते हैं कि क्या है वहां पर, ताकि पता तो चले कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक अच्छा टॉपिक बन जाता है पूरा। आप लोग इसको पॉलिटी के अंदर से एक चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसके चलते कई सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाती है। संविधान के अंदर टोटल मिलाकर यार 22 लैंग्वेज है, पर लेकिन ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर 22 लैंग्वेज नहीं थी। तो फिर आप लोग बोलोगे बताओ यार कितनी थी, तो उसके बारे में भी बातें करूंगा। ये जो 22 लैंग्वेज है पहले आप लोग ये देख लो, और जिसे आप लोगों ने देखा कि G20 कंट्री में से पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि कौन सा देश जो है वो G20 के अंदर में आता है। ऐसे ही यहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया एग्जाम में, डायरेक्ट आप लोग ये बताओ कौन सी लैंग्वेज जो है यहाँ पर ये इसके अंदर यहाँ पर नहीं आती है 8वें शेड्यूल के। तो इसलिए बोल रहा हूं ये इतनी बार आप लोगों को बेसिकली कई बार आप लोगों को रिपीट करा चुका हूं, और फिर से आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर, ये आप लोग अगर सुन लोगे तो लंबे समय तक क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, और कई सारे अलग अलग तरीके क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी बातें बताता हूं। इसके अंदर आसामीज देखने को मिलेगी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है आप लोग की इनमें से कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, आप लोग ये बताइए, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर ओरिजिनली संविधान के अंदर जब आप लोग जाकर जहां चीजों को चेक करोगे, जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर हमारे संविधान के अंदर 14 लैंग्वेज थी ओनली, पर लेकिन आगे चलकर इसमें और 8 लैंग्वेज हम लोगों ने ऐड कर दी। तो याद रखिएगा 8वें शेड्यूल के अंदर में 8 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, तो आज के डेट में कितनी होगी 14 लैंग्वेज, आज के डेट में 22 लैंग्वेज हो गई 14 से, ठीक है। अब कौन कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई, तो ये है सिंधी लैंग्वेज जो है ये ऐड की गई थी 21वां संविधान में संशोधन करके। 21वां संविधान में संशोधन कब किया गया था, ये इनिशियल फेज में ही हो गया था। यहाँ पर बात करें तो 1962 में यहाँ पर ये बेसिकली ऐड कर ली गई थी। इसके बाद में फिर हो गई 3 लैंग्वेज और, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
तो ये 71वां संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, फिर इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके चलते फिर लगे यहाँ पर बेसिकली बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो ये फिर 92 यानी कि 92वां संविधान में संशोधन किया गया 2003 में। तो 92 यहाँ पर था बेसिकली 92वां, और यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन हो गया। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि आखिर क्यों इनको यहाँ पर आप लोग संविधान के अंदर ऐड करने की बात करते हो। देखिए उससे क्या होता है, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कराया जाता है। उससे क्या होता है, यूपीएससी में जब पेपर आप लोग देने जाते हैं ना, तो आप लोग को लैंग्वेज का एक प्रेफरेंस मिल जाता है, तो वो शेड्यूल लैंग्वेज में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उसको जब लोग सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो कई सारे फायदे आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, आप लोगों से पूछ लिया गया, बताइए कौन सी है। तो डोगरी भी यहाँ पर आप लोगों को बता दी मैंने, मैथिली बता दी और संथाली बता दी। अब ये तो आसान क्वेश्चन पूछ रहे, अगर एग्जामिनर को लगा थोड़ा सा अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बोल देगा कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। उनको मैच करने के लिए भी आप लोगों के सामने रख सकता है। स्टेट पीसीएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसलिए ये पूरा टॉपिक मैंने इस तरीके से आप लोगों को तैयार करा रहा हूं, ताकि जो भी क्वेश्चन बने हैं वो आगे भी बने, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न देखने को मिले। अब यहां पर हम लोगों ने बात कर ली हिंदी दिवस के बारे में, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। एक और चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये चैप्टर मैंने पूरा डिटेल में कवर किया था यहाँ पर बेसिकली पॉलिटी के अंदर, आप लोग जाकर देखिएगा, यही थंबनेल है, वहां पर भी बात की जा रही है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो क्लासिकल लैंग्वेज बाय वीर सर्च कर लेना, आप लोगों को सारी बातें मिल जाएंगी। एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पर देता हूं। हमारे अगर बात करें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जो कि आप लोगों से बन सकते हैं। ऑल द क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर, जैसे तमिल हो गया, इसी के साथ में संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया और उड़िया हो गया। ये सारी बात करेंगे आप लोगों को। 8वें शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कहां पर रहती है, तो यहाँ पर 7 जो आप लोगों का 17वां जो पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये क्या होता है, कई बार ये आ जाता है कि इनको ये बताओ कब कब कौन सी सबसे पहले यहाँ पर ऐड की गई क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर, और कौन सी अब फिलहाल ऐड की गई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है यहाँ पर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि संस्कृत सबसे पहले ऐड कर दी गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या था, 2004 में हम लोगों ने सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया क्लासिकल लैंग्वेज, फिर आगे चलकर 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, इसी के साथ में 2008 में यहाँ पर तेलुगु हो गया, और फिर मलयालम हो गया 2013 में, और अभी जो लेटेस्ट ऐड की गई है वो है उड़िया लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। और यही मैंने थंबनेल लगाया वहां पर, उस वीडियो के अंदर में आप लोग जाकर सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा और अगर इंटरेस्ट आप लोग रखते हैं कि यार कुछ और जानना है, तो आप लोगों का स्वागत है। उन्हें स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत है आप लोगों का, इसको जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर हो गया भूति। आप लोगों को ये बताना है ये लैंग्वेज, अब आप लोगों को ये बताना है ये लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। और बाकी अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में जरूर बताएगा कि आप लोगों की लोकल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा दी तो इतना तो हक बनता है ना, और पढ़ा भी चुका हूं, अभी 1 मिनट पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आप लोगों को देखने को मिलेगा डिक्लेयर की गई क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इनमें से एक है मलयालम, दूसरा यहाँ पर कन्नड़, ठीक है, एक है यहाँ पर तेलुगु और एक है यहाँ पर तमिल। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है, इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया ऑलरेडी। आप लोग ये बोल सकते हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अब ये आप लोग, ठीक है। मुझे लग रहा है सर हरियाणा पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये आप लोग बताएगा किसी ने पेपर दिया था हरियाणा पीसीएस के साथ। आप लोग जो पेपर दे के आते हैं ना, आप लोग सेंड करते हैं, उसी में से क्वेश्चन उठाया मैंने। बहुत सारे पेपर सेंड करते हैं बच्चे, तो आप लोग जब भी पेपर आप लोग पेपर देकर आते हो तो पेपर जरूर सेंड किया करो studyloverveer@gmail.com पर, जहां पर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भेजते हैं ना पर्सनल कई बार, तो studyloverveer@gmail.com, ठीक है। तो उसके ऊपर पेपर लिख दिया करो जब भी आप लोग देकर आया करो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और एग्जाम का नाम लिख दिया करो, ठीक है। जैसे आप लोग डाउट के बारे में डाउट लिख दिया करो ऊपर, ठीक है, कुछ पर्सनल रीजन के बारे में पर्सनल लिख दिया करो, सिलेक्शन के बारे में है तो सिलेक्शन लिख दिया करो। तो इससे मुझे आसानी रहती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मैसेज आते हैं डेली, बहुत सारे मेल आते हैं, तो कई बार कई सारे छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने आते हैं और अकेले को टैकल करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा कई बार नहीं ऊपर टाइटल देखकर नजर पड़ जाती है, तो वो आप लोग काम कर दिया करो, ठीक है। मतलब मेरे लिए आसानी रहेगी, आप लोग ये सोच सकते हो मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूं, ताकि मेरे तक चीजें जो है आसानी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें प्रीलिम्स फोकस के अंदर क्या क्या बात है यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारे पॉइंट में जी जो अभी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स फोकस वाली थी, ठीक है। ये वही वाली न्यूज थी, G20 वाला, ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों से कवर किए, तो ये वही सारी न्यूज मैंने वहां पर ऑलरेडी कवर कर ली। अब कुछ और बच्चे हैं जिनके बारे में हम लोग नजर डाल लेते हैं, ठीक है। पहले अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है जेएनयू में जो खाने को लेकर अभी यहाँ पर क्लैश हो गया है।
ABVP जो है वो डिमांड कर रहे हैं एक्सक्लूड किया जाए नॉन वेज, तो नॉन वेज वहां पर ये एक्सक्लूड किया जाए तो उसको लेकर यहाँ पर दिक्कतें हो गई हैं। तो वेजिटेरियन और नॉन वेज को लेकर काफी सारे इशू चल रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था गुजरात के अंदर भी इशू बना था, यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी कई सारे एरिया में इशू चल रहे हैं। तो ये कई बार ये बोला था कि ये इंसान जो है उसको खुद से डिसाइड करने तो उसको खाना क्या है, उसके ऊपर कई सारे ऐसे इश्यूज बनते हैं। चलिए जो भी है ये कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पर चलते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये रामनवमी जो है अयोध्या में सेलिब्रेट किया काफी अच्छे से। उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर जो बेसिकली स्पेशल टास्क फोर्स है उसके द्वारा यहाँ पर पकड़ा गया लोगों को जो कि यहाँ पर लेपर्ड की पोचिंग कर रहे थे, उनकी खाल वगैरह ले जाकर बेचते हैं। तो काफी घटिया एक चीजें देखने को मिलती है, तो इसके चलते यहाँ पर ये कुछ बातें हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिएगा कौन से साल का है ये आप लोग बताइए, जिसमें यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ठीक है। ये बीजेपी जो है वो फेल हो चुकी है यहाँ पर एजुकेशन मॉडल में, तो आम आदमी पार्टी जो है एजुकेशन पर कमेंट कर रही है। गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं और कौन कौन से राज्य में इलेक्शन है आप लोगों को ये बताना है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये रेगुलर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। हमारी फोर्सेस के द्वारा काफी एक अहम यहाँ पर स्टेप उठाया गया, यहाँ पर 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट यहाँ पर उनकी जान गई, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये कि वहां पर देखिए स्टेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये इशू निकल कर आते हैं। BSF जो है उसका नया जुडिक्शन एरिया जो है 50 किलोमीटर है बॉर्डर से, नॉर्मली पहले 15 किलोमीटर हुआ करता था, तो उसी के चलते कई बार यहाँ पर चीजें रहती हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन में मत आना। श्रीलंका में अभी काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है, इवन यहाँ पर चीजें जो है ढंग से नहीं मिल पा रही हैं, कई सारे बच्चों की जान भी खतरे पड़ गई है। तो श्रीलंका के जो डॉक्टर हैं बोले कि अर्जेंट में उनको मेडिकल सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, तो देखो क्या यहाँ पर होता है। 21 मई के द्वारा डेट रखी गई है। बाकी यहाँ पर कोविड-19 को लेकर संघाई के अंदर भी काफी सारी दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये इशू चल रहे हैं छोटे मोटे, इनको आप लोग बेसिकली इग्नोर भी कर सकते हैं। ये सुडोकू है जो कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ये अच्छे से भरिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर खुशी के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए कल के जो काफी डिटेल में, और हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा है, यूएसए के नंबर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिया के अंदर में देखने को मिलेंगे। डेडिकेशन के द्वारा भी अच्छे से आंसर यहाँ पर दिए गए। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, टेलीग्राम से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।